नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं जो आगामी दिसंबर 2024 में आपके पेपर होने वाले हैं, उसमें सीडीपी के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे और कैसे हम लोग जो है उसको टेकल करते हैं क्वेश्चन को। हम पहला क्वेश्चन के साथ आपके साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांतों में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए? कोहलबर्ग जो है मोरलिटी दिए हुए हैं, नैतिकता दिए हुए हैं। नैतिकता की थ्योरी जो है किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है कि बच्चों में मोरलिटी कैसे होनी चाहिए। तो मोरलिटी के संबंध में जो कोहलबर्ग की सिद्धांत है, कोहलबर्ग की थ्योरी है, वो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल तीन भागों में स्टेज में है। प्री कन्वेंशनल में दो है, कन्वेंशनल में भी दो है और पोस्ट कन्वेंशनल में भी दो है। तो 2 और 2 4 और 2 6, टोटल अगर पूछा जाए तो आपको कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। कोहलबर्ग की थ्योरी में टोटल जो आपको मिलेंगे वो 6 सिद्धांत इधर से मिलेंगे। इसके फैक्ट को हम लोग देखते हैं, उसमें आपको और अच्छे ढंग से क्लियर होगा। यहां पे उसके फैक्ट है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत पे नैतिक विकास के 6 चरण बताए हैं। वह अपने सिद्धांतों द्वारा गए 3 अवस्थाओं के चरणों को सार्वभौमिक मानते हैं। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन अवस्थाओं में तथा चरणों में विभाजित किया। इसमें इस प्रकार है। पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसे कहते हैं पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, जो 4 से 10 वर्ष का होता है। इसमें दो है, एक है आज्ञाकारिता और सजा, ठीक है, आज्ञाकारिता और सजा, पनिशमेंट एंड, ठीक है ना, आज्ञाकारिता और सजा ओरिएंटेड, आत्म अभिरुचि और प्रतिफल, ये दो इधर हो गए। दूसरा स्टेज है नैतिक विकास का पारंपरिक नैतिक अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। कन्वेंशनल स्टेज जो है 10 से 13 वर्ष का होता है। उसमें पहला है गुड बॉय नाइस गर्ल, पहले को कहते हैं गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, और तीसरा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन होता है। तो 2 ये हो गए, 2 ये 4 हो गया। तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत है यह, परंपरागत नैतिक अवस्था जो 13 से 16 वर्ष की अवस्था है। इसमें दो है, सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक सिद्धांत व्यक्तिगत, यूनिवर्सल इथिक्स कहता है यहाँ पे। तो ये मिला करके टोटल कितने हो गए? नैतिक कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार 6 हो गए। और आपसे पूछा था कितने भागों में डिवाइड किया है, तो 6 भागों में इसे डिवाइड किया हुआ है। यहां से आपको फैक्ट भी मिल गए। क्वेश्चन नंबर अगला, फिर कोहलबर्ग पर सवाल है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन करना चाहिए? ठीक है, जब बालक जो है कन्वेंशनल स्टेज में होता है तो उसे सोशल नीड्स की जरूरत होती है। उसमें दो काम करता है, एक गुड बॉय नाइस गर्ल, और दूसरा ये कहता है जो लॉ है, चाहे वो सोशल लॉ हो चाहे गवर्नमेंट लॉ हो, जो लॉ बना हुआ है, जो कानून बना है, वो लोगों के भले के लिए बना है। दुनिया माने या न माने, हम उसे जरूर मानेंगे। जैसे अगर बाइक चलाना है तो हेलमेट लगा के चलेंगे, कूड़े डालना है तो कूड़े डाल में ही डालेंगे, ठीक है, अगर रेड लाइट है तो हम वहां पे रुक कर ही जाएंगे। ये कानून बना है, लोगों के भले के लिए बना है, और दुनिया माने या न माने हम तो उसे जरूर मानेंगे। तो देखो ये कह रहा है इंस्ट्रूमेंटल है, पर्पज ओरिएंटेशन यांत्रिक है,
यांत्रिक सापेक्ष अभियंता और आज्ञाकारी, ठीक है, और पनिशमेंट, पनिशमेंट दंड होता, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है, ये दोनों जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज में आते हैं। ये दोनों जो आएंगे वो आएगा प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज की बात करेगा इसमें। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, अच्छा ये जो है सोशल नीड्स की बात करेगा, लेकिन सी वाले पार्ट में आएगा कानून और व्यवस्था ओरिएंटेशन की बात आएगा। तब वो कहेगा कि कानून जो है लोगों के भले के लिए बना है, दुनिया माने या ना माने हम तो उसे जरूर मानेंगे। तो इसका जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो सी ऑप्शन मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। यहां भी कुछ थ्योरी है, देख लेते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कानून और व्यवस्था अभिविन्यास चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियम का पालन किया जाना चाहिए। इस चरण में सामाजिक नियम और कानून व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। व्यक्ति इस चरण में सामाजिक कानूनों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखता है तथा नैतिक निर्णय लेता है। दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंधों को विचार अधिक हो जाता है। सोशल नीड्स की जरूरत है। इसमें बालक जो है क्या करता है, समाज को ध्यान में रख करके डिसीजन लेता है। यहां पर हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है और इन्होंने कितने प्रकार की जो है सिद्धांत दिया है, 9 प्रकार के सिद्धांत दिए हुए हैं हार्वर्ड गार्डनर ने। इनका कहना है कि हार्वर्ड गार्डनर में सिद्धांत के अनुसार नर्तकी, धावक और अभिनेता, ठीक है, डांसर, एथलीट और एक्टर्स के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है। एक डांसर है, एक एथलीट है, और ये सब के पास कौन सी बुद्धि अधिक होगी, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स। कोहलबर्ग्स ने 9 प्रकार की बुद्धि बताया है। इसी 9 प्रकार की बुद्धि में ये दिया हुआ है, तो किस प्रकार का जो बुद्धि है जिसमें ये तीनों कंडीशन होल्ड करते हैं। पहला है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक माने उसके स्थान का नॉलेज होगा, और स्थान का मतलब इसमें आएगा नाविक आएगा और आएगा किसान आएगा, नाविक आएगा, किसान आएगा, जुलॉजी और बॉटनी के साइंटिस्ट आएंगे, स्थानिक बुद्धि वाले। भाषायिक बुद्धि वाले भाषा के चित्र होते हैं, और भाषा में जब चित्र होते हैं तो कवि हो गए, लेखक हो गए, ठीक है, ये सब भाषा के जो है चतुर होते हैं, कवि है, लेखक है, गायक है, ये सब इसे। काइनेटिक, शारीरिक गतिकीय बुद्धि माने, शारीरिक माने होता है शरीर, और गतिकीय माने गति करना, मोशन करना, यानी शरीर गति करता है, तो शरीर जब मोशन गति करता है तो उसमें दिमाग में उसे क्या करता है, बैलेंस बनाने का काम ये करता है। तो यही नर्तक, धावक और अभिनेता तीनों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, बॉडी काइनेटिक्स बुद्धि पाई जाती है। इंट्रापर्सनल है, अंतरा वैयक्तिक बौद्धिक किसमें पाई जाती है, ये स्पिरिचुअल नेता होते हैं, जो धार्मिक नेता होते हैं, जो आपको हाथ देखते हैं, जो बाबा जी होते हैं, जब आप जाते हैं तो आप अपनी दुखड़ा उनको सुना देते हैं। जब दुखड़ा सुनाते हैं तो उसी का उन्होंने फायदा उठाकर आप पे अप्लाई करते हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। इसमें जब आपके स्पिरिचुअल नेता आते हैं, स्पिरिचुअल नेता मतलब धार्मिक नेता आते हैं, गुरु आते हैं, ठीक है, बाबा जी आते हैं, ये सारे इसी में आते हैं। तो ये स्पिरिचुअल वाला है, लेकिन हमसे सवाल ये पूछा था, इसका सबसे सुटेबल आंसर तीसरा सही होगा। इसका सबसे सुटेबल आंसर जो सही होगा वो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सहशिक्षिका, को एजुकेशन क्लासेस है। लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, पुरुष हो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो।
लड़कियों की तरह व्यवहार यहां से लोगे मत करो। किसको बढ़ावा दे रहा है? एक को एजुकेटर टीचर है, शिक्षक है, जिसमें लड़के और लड़कियां हैं। एक लड़के से कहता है कि तुम लड़के हो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह इन चारों में से किसको बढ़ावा देता है? पहला है जनरल इक्विटी। देखिए, इक्विटी का मतलब क्या होता है? समानता। समानता का मतलब क्या होता है? जो मेल है और जो फीमेल है, उनको क्या करना है? दोनों को समान अवसर देना है। समान अवसर देना है, समान अधिकार देना है, समान डिसीजन देना है। इनको हम कहते हैं इक्विटी। इक्विटी माने समानता। चाहे वो अवसर की समानता हो, चाहे राइट की समानता हो, चाहे डिसीजन की इक्वलिटी हो, सब हम लोग क्या है? इक्वल हैं। मेल और फीमेल की बात कहता है। तो यहां पर इक्वल की बात कह नहीं रहा है, इसलिए ये गलत होगा। जेंडर जो है स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िबद्धता, ठीक है, जेंडर रूढ़िबद्धता। जेंडर इसमें रूढ़िबद्धता है। जेंडर रूढ़िबद्धता का मतलब स्टीरियोटाइप का होता है, जो समाज ने या जो परंपरा ने दिमाग में आपको बना दिया है। यानी मेल है तो मेल का काम बांटा है, फीमेल है तो फीमेल का काम बांटा हुआ है। यानी मेल का काम फीमेल नहीं कर सकता और फीमेल का काम मेल नहीं कर सकता। लेकिन यह रूढ़िबद्ध अवधारणा 21वीं सदी में धीरे धीरे समाप्त हो रही है, जहां मेल के बराबर जो है फीमेल जा रही हैं, डिसीजन दे रही हैं और मेल से अच्छे काम को कर रही हैं। इसलिए यह रूढ़िबद्ध अवधारणा, इसका जो एग्जाम्पल होगा बी होगा। जेंडर भूमिका में लचीलापन। अगर लचीलापन नहीं है, ये क्या है? रिजिड है। यानी लड़के को लड़के का काम करना है, लड़कियों को लड़कियों का काम करना, ये रिजिड है। लड़कियां जो है क्या करेंगी? बाजार नहीं जा सकती घूमने। लड़के अगर 12 बजे रात घर पे आए तो कोई जो है रोक टोक नहीं है। लड़की अगर 8 बजे घर पे आती है तो दुनिया भर के रोक टोक रहेंगे, कहाँ थे, कैसे थे, ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्या है? ये रूढ़िबद्ध अवधारणा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो सी है। लचीलापन नहीं है। लचीलापन का मतलब हम दोनों को इक्वल माने, ये नहीं है। जेंडर इक्वेलिटी, इसमें मेल और फीमेल को निष्पक्ष रहना पड़ता है। निष्पक्ष रहता, ना हम मेल की तरफ झुकेंगे ना फीमेल की तरफ झुकेंगे, निष्पक्ष रहेंगे। जैसे कहते हैं ना, डिसीजन एकदम निष्पक्ष, चुनाव एकदम निष्पक्ष हो रहा है, कोई धांधलेबाजी नहीं हो रहा। यानी जो है समाज जो है मेल और फीमेल के प्रति तटस्थ है, निरपक्ष है, निष्पक्ष है। तो इसका मतलब यही है, यहाँ पे निष्पक्ष की बात नहीं दे रहा है, इसमें जो स्टीरियोटाइप का क्वेश्चन दे रहा है। इसका ऑप्शन जो आपको मिलेगा, इसका मिलेगा बी, जेंडर रूढ़िबद्ध अवधारणा। स्टीरियोटाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें क्या करना है? असेसमेंट करना है। असेसमेंट माने आकलन। आकलन किसका करेंगे? बच्चे के ज्ञान का आकलन करेंगे, कौशल का आकलन करेंगे। जो आकलन करते हैं बालक का, वो बालक के ज्ञान और कौशल का आकलन करते हैं। तो हम आकलन करना है। पहला जो है, प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट इन कंपैरिजन। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है तुलना करना। देखिए, ऑप्शन में अगर तुलना करना आ जाएगा तो क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि एनसीएफ जो है 2023 इसे तुलना करने से मना करता है। आकलन का प्रारंभिक उद्देश्य चिंताओं और भय उत्पन्न करना, फियर करना, भय करना, जहां पे आएगा गलत हो जाएगा। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के साधन का उपयोग करके किया जा सकता है। मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्व मूल्यांकन,
शामिल नहीं होना चाहिए, बालक का स्व मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए। ये भी जहां पे ऑप्शन आएगा गलत होगा। आपको जो ऑप्शन मिलेगा उसी ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि बालक जो है विभिन्न स्तर के होते हैं, विभिन्न लेवल के होते हैं, उनका मूल्यांकन भी उसी तरह से किया जाना चाहिए। तो इवैल्यूएशन में आपको काफी अच्छा सवाल एक मिला और इसमें आपने कीवर्ड से निकाल दिया, बिना पढ़े ही आप देखो। आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। बच्चों का आकलन उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करता है। यहां से भी एक अलग क्वेश्चन पूछा था। इस योजना के लिए किया जाता है। आकलन सीखने की प्रक्रिया में सुधार की एक प्रक्रिया है एवं बच्चों की प्रगति को अवगत कराने का एक माध्यम भी है। अतः आकलन विभिन्न साधनों द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए। यही आपका वो सही है। यह अन्य बच्चों के आकलन के बारे में पूर्णतः सत्य है। ठीक, तो साधनों का आकलन के लिए विभिन्न प्रकार के साधन का उपयोग किया जाना चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन मेथड हो, चाहे ओरल हो, चाहे किसी भी तरह से हो, उसे विभिन्न प्रकार के साधन इंस्ट्रूमेंट उपयोग किए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हमें समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है। समावेशी शिक्षा की Which of the following are not following the spirit of the inclusive education? कौन समावेशी शिक्षा का पालन नहीं करता है? ठीक है, पहला है समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है। यह एनसीएफ 2005 कहता है कि हम स्पेशल चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड को जब एक जगह शिक्षा देते हैं तो उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। ऐसी शिक्षा जिसमें स्पेशल चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड एक ही चार दीवारी के अंदर शिक्षा लेते हैं उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या होगा, विभेदित निर्देश। अब यह आदेश और निर्देश देके मत मार देना, यह सही होता है। यहां आपसे पूछा है, नहीं की बात पूछा है। सीखने के लिए सार्वभौमिकता, डिजाइन सही होता है। पृथकीकरण, सेपरेट। जो समावेशी शिक्षा है वो सेपरेट की बात नहीं करता बल्कि इंटीग्रेट की बात करता है, एकीकृत की बात करता है। हम जोड़ करके पढ़ाएंगे, बालक को एक ही स्थान पर पढ़ाएंगे, एक ही चार दीवारी के अंदर पढ़ाएंगे, कई सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ाएंगे। इसलिए जहां पृथककरण है वो गलत होगा। सहयोगपूर्ण सीखना सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। पृथककरण, सेपरेशन, सेग्रीगेशन, वो हमेशा गलत होगा। पेडागोजी की दृष्टि से गलत होगा। अगला सवाल, इसके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट भी देखते हैं। पृथककरण, सेपरेशन, नामीकरण समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है, जबकि विभेदित निर्देश, सीखने के लिए नामीकरण, सहयोगपूर्ण सीखना, भयमुक्त सीखना तो स्वतंत्र एवं सहज रूप से सीखने से समावेशी शिक्षा की भावना का पालन करता है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो सभी के लिए शिक्षा की बात करती है। समावेशी शिक्षा में बच्चों को एक साथ बैठाकर एक ही स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाती है। यही समावेशी शिक्षा की डेफिनेशन है, यही इसकी परिभाषा है। यह भेदभाव रहित शिक्षा प्रणाली है जो सभी बच्चों के लिए शिक्षा को पालन करती है। ये उससे रिलेटेड कुछ आपने फैक्ट देखा और सेपरेशन, पृथककरण से। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे हम लोग। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए।
वंचित पृष्ठभूमि के बालक हैं, जो पिछड़े पृष्ठभूमि के बालक हैं, उनको क्या अनुमति देना चाहिए एक टीचर के रूप में? सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए। जहां पे हतोत्साहित होगा, डिस्करेज होगा, वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। दूसरे में वनली की बात करता है, केवल की बात जहां आएगा वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। तीसरे में भी केवल की बात कर रहा है, जहां पे केवल की बात कहेगा, वनली की बात कहेगा, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। बस एक ही ऑप्शन बचा, अपने स्वयं के अनुभव को साझा करने के लिए प्रोत्साहन करना सही होता है। ठीक है, शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड इनकरेज। इनकरेज जहां आएगा, प्रोत्साहन की बात आएगा, मोटिवेशन की बात आएगा, वो ऑप्शन हमेशा सही दिखेंगे आपको। तो आपने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया ऐसे क्वेश्चन को। अब आगे को जो क्वेश्चन है, फिर आपको यहां पे कुछ उससे रिलेटेड फैक्ट भी है। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को सभी समूहों के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने की अनुमति देनी चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्न कार्य करना चाहिए: 1, 2 और 3। पहला, उनके बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करना चाहिए। पाठ्यचर्या बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभव से संबंधित होनी चाहिए। समूह के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए सांस्कृतिक ज्ञान और बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ये एक वंचित क्लास है, उसके लिए ये निर्देश एनसीएफ 2005 ने दिया है। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ये 3 निर्देश आपको पालन करना चाहिए। फिर डिसेबल चाइल्ड है, डिसेबल बालक है। देखो, शारीरिक गतिकीय विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों की पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हो। पहिया कुर्सी व्हील चेयर सही है। वालकर माने टहलने वाला। हैंड रेल के साथ रैप, मतलब देखते नहीं कुछ बैठे रहते हैं और अपने हाथ से ही गाड़ी को चलाते रहते हैं, ये सही। उभरा हुआ टाइल्स नहीं होना चाहिए। अगर टाइल्स उभरा हुआ है तो क्या होगा, उनका रैपर, उनका जो व्हील चेयर है नहीं जा पाएगा, इसलिए चौथा गलत हो जाएगा। खेल प्रणाली, ये खेलने वाले हैं नहीं, तो इसका आपको आएगा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। पहला, दूसरा और थर्ड ऑप्शन सही होगा, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। एनसीएफ 2005 के कारण बहुत सारे गाइडलाइन है कि अगर स्पेशल आपके स्कूल खोल रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए। पहली बार नॉर्म्स यह है कि बालक का जो क्लास लगे वो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग और 2023 के अकॉर्डिंग क्या क्या उसमें नॉर्म्स दिए हुए हैं कि एक स्पेशल चाइल्ड का अगर आप स्कूल खोल रहे हैं, क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए। और इसके लिए नॉर्म्स हम अगले जो है स्लाइड पे देखते हैं। इसके फैक्ट जो है यहां पे देखते हैं, यहां पे है ये एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग है कि एक स्पेशल चाइल्ड वंचित वाले स्कूल को क्या करना चाहिए। शारीरिक गतिविधि समायोजित करने के लिए वातावरण की सुविधा प्रदान प्रावधान शामिल हो। विकलांग से जूझते हुए बालक को स्कूलों में पहुंच और बाधा मुक्त करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित पहिए कुर्सी का व्हीलचेयर, वॉकर, हैंडरेल होना चाहिए। भूतल पर कक्षाओं का आयोजन होना चाहिए। किसी मंजिल पर नहीं लगना चाहिए, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल नहीं लगना चाहिए। शौचालय की सुविधा व्यवस्था हो। पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो। ये जो है कंडीशन एनसीएफ 2023 जो है निर्धारित करता है। एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग जो है इसको वंचित बालक हैं तो उनको किस तरह से क्लास लगनी चाहिए, ये नॉर्म्स दिए हुए हैं।
फिर यहां उसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों को विशिष्ट पहचान की विशेषता है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज है और कौन सी डिसेबिलिटीज है जो आप पहचान सकते हैं। पहली बात दिया हुआ है, पढ़ने और शब्दों और पंक्तियों को छोड़ देता है, वर्तने की गलती होती है, यह है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कहते हैं इसे, यानी पढ़ने में अक्षम है बालक। 2 फीट की दूरी पर ऐसा कोई नाम सही है, एक ही गति के क्रिया को बार बार करना गलत है, वैसे बार बार भी गलत होता है। 70 से 80 डेसिबल की आवाज नहीं होता है, ये 80 से 85 डेसिबल की होती है। जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो है 70 से 80 डेसिबल की होगी। तो इस तरह से जो अक्षम बालक है उनके लिए जो है, अगर डिसलेक्सिया है तो क्या है, पढ़ने में अक्षमता है, और डिसग्राफिया है तो लिखने में समस्या है, और डिसकैलकुलिया है तो उसे कैलकुलेशन संबंधी अक्षमता है। यहां पर भी हम देखते हैं अधिगम क्षमता से जूझने वाले छात्रों को विशिष्ट पहचान विशेषताएं यह है कि पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं। देखो पढ़ने संबंधी है तो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा, इसे कहेंगे डिसलेक्सिया। वर्तनी में गलती करते हैं, अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों को बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके एक अधिगम अक्षमता वाले छात्र की पहचान की जाती है। अधिगम अक्षमता जूझने वाले छात्रों की पहचान है, ऐसे छात्र अति सक्रियता के शिकार होते हैं, सामान्यतः समन्वय इनमें अभाव होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का बालक डिसेबल बालक हो, भावनाओं के प्रति अस्थिरता होती है, अपाठ्य सहगामी क्रियाओं में अरुचि होती है, ये बालक पढ़ते नहीं है। इसलिए ऐसे बालक को हम कैसे पढ़ाएंगे, ऐसे बालक को हम हमेशा डांट कर, याद कर, कंठस्थ कर, रट कर, ऐसे बालक को हम इस विधि से पढ़ाते हैं, क्योंकि ये डिसेबल बालक है, पढ़ना नहीं चाहते, और इनको हम डांटेंगे, फटकारेंगे, कंठस्थ कराएंगे, पनिशमेंट देंगे, इसी विधि द्वारा ये पढ़ेंगे। तो ये था हम लोगों का आपके सामने आज क्वेश्चन का डिस्कशन, जिसमें डिफरेंट टाइप के आपके सामने क्वेश्चन पेश किया गया। आप दिसंबर 2024 में सीटेट पास हो सकते हैं, और आप हमारे साथ जुड़े रहे। 100% आपको गारंटी के साथ पास करा दिया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं, संपर्क सूत्र वहां पे दिया हुआ है, और निश्चित ही 100% गारंटी के साथ आपको पास करा दिया जाएगा। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।